हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं कोई मोटो ब्लॉगर तो हूँ नहीं, लेकिन सिंस हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, एक नेकेड है और एक स्पोर्ट्स बाइक है, तो मैं सोचा कि इसका एक यूज़र एक्सपीरियंस रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूँ। बिकॉज पल्सर जो है वो मेरे फ्रेंड की है और मैं R15 फ्यूचर में लेने का प्लान कर रहा हूँ। तो मैंने एक दिन के लिए रेंट पे लिया था यहाँ से, नॉर्थ दिल्ली से। तो मैं और आज हम लोग एक दो राइड पे भी जाके आए, तो मैं सोचा कि दोनों बाइक मैंने चला के भी देखी। तो जस्ट आपको एक जिस्ट कि दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, आपके डेली यूज़ के हिसाब से और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, कि जो आपको एक एक यूज़र एक्सपीरियंस देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे है पल्सर N160 जो कि 150 सेगमेंट में आती है। सेम R15 ये भी 155 सीसी की है। दोनों के पावर फिगर्स तो आपको पता ही है सब। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है यूज़र एक्सपीरियंस। तो अब नेकेड का जो राइडिंग पोस्चर है वो एकदम अपराइट है और थोड़ा सा आगे लीन होता है और पैर थोड़े से पीछे होते हैं। लेकिन जो R15 है वो पूरा पूरा अग्रेसिव पोस्चर है, पूरा लीन होना पड़ता है। इसका जो राइडिंग पोस्चर है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, एकदम हाथ आगे जाते हैं, ये कमर वाला पार्ट पीछे आता है, पैर भी एकदम ऐसे पीछे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कमर और शोल्डर पे स्ट्रेस आता है। लेकिन क्या मुझे ये चलाने के बाद स्ट्रेस हुआ, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सेकेंड है इसकी ब्रेकिंग। N160 की जो ब्रेकिंग है ये बेस्ट इन सेगमेंट है। बिकॉज मतलब आप इसका सामने का ब्रेक मारो या पीछे का ब्रेक मारो, गाड़ी जगह पे ही रुकेगी। आपको ऐसा कोई नहीं है कि अगर पीछे का ब्रेक मारा तो आपको सामने के ब्रेक की जरूरत पड़ेगी, नहीं। पीछे का ब्रेक मारा तो गाड़ी जगह पे रुकेगी, अगर सामने का मारा तो भी गाड़ी जगह पे रुकेगी। और रही बात एबीएस की, तो दोनों गाड़ियों में ड्यूअल चैनल एबीएस है। अगर आपने फास्ट हाई स्पीड में भी अगर एकदम खत से ब्रेक मारा तो चक्का स्लीप नहीं होगा और एक्सीडेंट के चांसेस एकदम माइनर हो जाएंगे, अनलेस अगर आपका टायर जमीन से चिपक के ना हो तो। सेकंड है R15 के ब्रेकिंग। आज सुबह से हम लोग राइड पे थे, मैं इसको 100 110 130 लेके गया हूँ। लेकिन जब गाड़ी रोकने की बारी आती है तो पीछे का ब्रेक आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देगा। बहुत रेयर ऐसा लगेगा कि ब्रेक बहुत ढीला है। इनफैक्ट वो जब दबाते हैं, वो प्रेस करते हैं लेवर उसका, तो ऐसा फील होता है कि ब्रेक लग रहा है। लेकिन जब आप एज अ राइडर आप फील करते हो तो ब्रेक नहीं लगा रहता है। और जो इसका सामने का ब्रेक है वो है उस सामने के ब्रेक के ऊपर ही गाड़ी चल रही है। अगर आपको ब्रेक मारना है तो सामने का ब्रेक ही मारना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीछे का मार रहे हो तो उसके साथ सामने का ब्रेक मारना ही पड़ेगा। पीछे का ब्रेक उतना पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पे N160 आगे निकल जाती है। थर्ड है एबीएस। तो मैंने आपको बता दिया, दोनों गाड़ियों में ड्यूअल चैनल एबीएस है, कैसे भी ब्रेक मारो। थर्ड है हैंडलिंग। अभी हम लोग जब राइड पे गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे, तो हम दोनों की गाड़ी वॉबल हुई थी। लेकिन दोनों गाड़ियों का हैंडलिंग थोड़ा अच्छा था क्योंकि हम दोनों ने गाड़ी संभाल लिया था, नहीं तो हम गिरने ही वाले थे। उसके बाद अगर आपको लीनिंग करनी है, थोड़ा सा ऐसा जिगजैग चलाना है, तो दोनों गाड़ियाँ करेगी। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जिगजैग चलाओ, वो एक अलग टैग मिल जाता है फिर। तो अगर आपको लीनिंग करनी है तो R15 ऑब्वियसली फेयरिंग के वजह से उसको एक, तो अगर आपको लीनिंग करनी है तो R15 ऑब्वियसली फेयर ये भी अच्छी है, लेकिन ये उतना फेयरिंग के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। पल्सर जो है ये मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, इसने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से लेके रखा है। तो ऑब्वियसली वो एक राइडर भी है, तो उसने गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन करके रखा है। अभी भी गाड़ी चलाओ तो ऐसा लगता है कि गाड़ी एकदम नई चल रही है। जस्ट शोरूम से लिया और एक दो सर्विसिंग वाली जो गाड़ी रहती है उसका जो रिफाइनमेंट और उसका जो सब आवाज़, गाड़ी का ब्रेकिंग का क्रंच, वो सब प्रॉपर है। लेकिन सिंस ये रेंटेड है, जो यूज़र है इसका उसने बरोबर मेंटेन नहीं किया है, तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज है। गाड़ी 40 के स्पीड पे वाइब्रेशन देती है। लेकिन मैं एक और फिर से बोलता हूँ, ये गाड़ी रेंटेड है और यूज़र ने इसको मेंटेन नहीं किया है, इसलिए 40 के स्पीड में भी इसमें वाइब्रेशन आते हैं। सीट के पास, हाथ में, पैर के स्टैंड के पास बहुत भयंकर वाइब्रेशन है। गाड़ी जब 100 क्रॉस करती है तो ऐसा लगता है कि कोई वाइब्रेटर मशीन पे बैठ गया है, इतना वाइब्रेट करती है। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं इसके मीटर कंसोल पे। तो R15M का जो मीटर कंसोल है वो आप देख सकते हो फुल्ली डिजिटल है। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे एक लैप का एक फीचर दिया हुआ है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रेसिंग। यहाँ पे RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, ट्रिप्स है। उसके यहाँ पे कुछ गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है, फिर ये फ्यूल कितना है वो दिखाता है। उसके बाद फिर ट्रिप 1 सॉरी, उसके बाद फिर यहाँ पे करंट फ्यूल कितना है वो बताता है, एवरेज फ्यूल, एवरेज स्पीड कितनी थी, बैटरी का वोल्टेज बताता है, कूलेंट का टेम्परेचर बताता है, फ्यूल ट्रिप्स बताता है।
और करंट फ्यूल वो तो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ओडोमीटर की गाड़ी कितना चली है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 45,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। फिर यहाँ पे ABS लाइट है, कॉल का सिग्नल आता है, न्यूट्रल है। तो ऐसा है पूरा R15M का मीटर कंसोल। उसके बाद आते हैं पल्सर N160 के मीटर कंसोल पे। आप देख सकते हो ये सेमी डिजिटल मीटर है, एक साइड RPM मीटर है और एक साइड स्पीडोमीटर है। ये मीटर कंसोल जो है ऐसा सेमी डिजिटल वाला वो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे बैटरी का सिग्नल, ऑयल इंडिकेटर, चेक इंजन लाइट, उसके बाद फिर यहाँ पे ABS का लाइट है, लिमिटर है, RPM लिमिटर। उसके बाद यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स, हाई बीम और यहाँ पे पूरी मीटर की इन्फॉर्मेशन है। तो वो यहाँ पे आप दोनों सेम ऑपरेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे किल स्विच है, यहाँ पे इग्निशन स्विच है। लेकिन M में जो है वो एक ही में आता है, ठीक है। ये इंजन किल स्विच ऑन ऑफ और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें जो वो तो आपको पता ही है कि इसमें क्लिप ऑन है, इसमें हैंडल बार है। पीछे से कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो। तो अभी सुनाता हूँ आपको इसका एग्जॉस्ट नोट। आप देख सकते हो ये तो ऐसा आवाज़ है R15M का। आपको थोड़े से आवाज़ में क्रंचेस सुनाई आ रहे होंगे, लेकिन वो वही है कि गाड़ी मेंटेन्ड नहीं है। अगर आप अभी यही अगर आप N160 का आवाज़ सुनते हो तो आपको एक थोड़ा रिफाइनमेंट का आवाज़ सुनाई आएगा। तो बस ये था आवाज़ कैसा लगा दोनों का और आपको क्या एक्सपीरियंस रहा वो मुझे बता देना। ओके गाइस, तो मैं अभी आपको N160 पे बैठ के दिखाता हूँ कि ये कि मैं 5'7" का हूँ। तो ये बताने के लिए कि और इसकी हाइट है 790 mm। तो अभी 5'7" का बंदा अगर इस गाड़ी पे बैठता है तो हाउ विल ही लुक लाइक, और उसके पैर कितने पहुँचेंगे। तो ये है, मेरे दोनों पैर प्रॉपर पहुँच रहे हैं। मैं इसे हिला सकता हूँ ऐसे, और जो है और मैं यहाँ पे बैठ के प्रॉपर मेरे दोनों पैर अगर है तो मैं इसको प्रॉपर हैंडल कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ गाड़ी को। और आई हैव टोटल कंट्रोल ऑन माई बाइक। तो इस तरीके से, और आपके पैर ये एंगल बनता है और आप थोड़े से सामने की तरफ लीन होते हो। तो ये है N160 का राइडिंग पोस्चर। तो अब बारी है R15 पे बैठने की। इसकी जो सीट हाइट है वो है 815 mm। तो अभी अगर मैं बैठूँ तो इसमें भी मेरे पैर दोनों प्रॉपर ज़मीन पे पूरे टच हो रहे हैं। आप देख सकते हो मेरा पैर भी बेंड हो रहा है, और मेरा पैर का जो लीनिंग एंगल है ये भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ पोस्चर आता है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू चला रहे हो तो सामने लीन होने की वजह से आपके शोल्डर पे आता है प्रेशर, आपके रिस्ट पर पेन होता है, झुकने की वजह से कमर, और अभी जब आप गियर शिफ्टिंग करोगे ऐसे तो शायद यहाँ पे भी आ सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो ऐसा कुछ पोस्चर होता है R15 पे बैठने का, या कोई किसी भी स्पोर्ट्स बाइक पे बैठने का। तो अगर आप इस पोस्चर को झेल पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेकेड इज़ गुड। तो अब सवाल उठता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो अगर आपका डेली कम्यूटिंग है छोटा मोटा ही, तो आप डेफिनेटली ये बाइक ले सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये गाड़ी को अगर कुछ होता है, इसके R15 के पार्ट्स महंगे हैं, भले इसका मेंटेनेंस बहुत सस्ता है। सर्विस कॉस्ट 1,000-1,500 के ऊपर नहीं होती है। इसका कोई भी जो इंटरनल पार्ट्स है वो थोड़ा सस्ता है। लेकिन अगर आउटर बॉडी को अगर कुछ होता है, फेयरिंग, ये वाइज़र या कुछ भी होता है, तो आपको उसका लंबा खर्चा लगने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद अगर आप इफ़ यू आर समवन की जिसको बहुत लंबा जाना रहता है, 20, 30, 50, 100 किलोमीटर, और उसको एक कंफर्टेबल राइडिंग चाहिए, प्रॉपर बहुत ज़्यादा लीन भी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा माइनर अग्रेसिव चाहिए कि जो थोड़ा स्पोर्टी लुक दे और आप सिटी में अच्छा चला पाओ, उसके लिए नेकेड N160 बेस्ट है। बिकॉज उसके जो ब्रेक्स है, मैं उसकी तारीफ़ करते करते नहीं रुकूंगा, क्योंकि उसके जो दोनों ब्रेक्स है इतने सुंदर, मतलब इतना प्रॉपर वो है ब्रेक्स कि गाड़ी जगह पे रुक जाती है। उसका जो रोड को जो चिपक के चलती है उसके टायर, उसका ABS बहुत सही है। तो
उसके 300 mm के जो डिस्क है वो 160 सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं है, तो वो एक बहुत सही चीज़ है एक स्ट्रीट फाइटर 160 सीसी बाइक में होने का। तो उसके ब्रेक्स जो है वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करते हैं। और रही बात R15 की, इसके 282 mm की डिस्क है सामने का और 220 mm का पीछे का ब्रेक इज़ नॉट रिलायबल। आप पीछे के ब्रेक पे गाड़ी नहीं चला सकते, आपको सामने का ब्रेक दबाना ही पड़ेगा। और अगर सामने का ब्रेक दबाओगे तो इनर्शिया की वजह से आपका पूरा वेट आपके सामने की बॉडी पे आ जाएगा, शोल्डर, रिस्ट, तो आपको वो झेलना पड़ेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बॉडी पेन होगा R15 चलाने के बाद, लेकिन N160 या किसी भी नेकेड बाइक पे आपको कोई दर्द नहीं होगा। सिर्फ जो थकान होगी राइडिंग की वो होगी, लेकिन जो फिजिकल पेन होता है शोल्डर का, कमर का, पैर का, रिस्ट का और गर्दन का भी, क्योंकि R15 में आप ऐसे मुंडी ऊपर करके चलाते हो तो थोड़ा मुंडी पे भी दर्द होता है। अगर आप मुझे हुआ था तो वो आपको ध्यान में रखना। लेकिन अगर कंक्लूजन ये है कि अगर आप R15 लेते हो यू हैव टू रेडी विथ योर बॉडी पेन, और आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हाथी पाला है तो उसको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन जो नेकेड बाइक है N160 उसके ऊपर ऐसा कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं है मेरी। तो आप अपने हिसाब से गाड़ी देखो। दोनों की जो टॉप स्पीड है आज मैंने चेक किया था, पल्सर की जो टॉप स्पीड है वो है 126 सिंगल सीटर पे और 120 के आसपास डबल पिलियन के साथ। लेकिन R15 का जो है वो टॉप स्पीड मैंने जो हाईवे पे जो मैंने अचीव किया है वो है 135 के आसपास, लेकिन बाकी लोगों ने 150 155 भी किया, बिकॉज मेरे वैसे रोड उतने लंबे हाईवे नहीं थे। लेकिन पिलियन के साथ तो अभी टेस्ट नहीं किया तो आई कैन नॉट टेल यू, लेकिन मैंने सोलो में 135 टच किया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने और हो सकता है ये वीडियो आपको आपकी ड्रीम बाइक लेने के लिए हेल्प करे। मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, ये मेरा पर्सनल राइड एक्सपीरियंस था और ये गाड़ी मैंने खुद रेंट पे लिया बिकॉज मैं गाड़ी को प्लान कर रहा था। लेकिन जो टेस्ट राइड होती है वो गाड़ी की बहुत कम मिलती है, 1-2 चक्कर लगाने मिलते हैं और उसमें यू कैन नॉट जज अ बाइक कि आपके लायक वो है या नहीं। अगर आपको टेस्ट करना है जेन्युइनली कि बाइक आपके लायक है या नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट और आपका सब उसमें फिट बैठ रहा है या नहीं, यू हैव टू राइड अ बाइक फॉर अ डे। एटलीस्ट मिनिमम 1-2 घंटे के लिए तो आपको गाड़ी चलाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मेक अ वाइज चॉइस, क्योंकि बाइक एक ऐसी चीज़ है आप हर रोज़ नहीं खरीदती, इट्स नॉट अ चॉकलेट, ठीक है। तो चूज़ वाइजली, राइड सेफ एंड बी सेफ। बाय।